बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज जो है वो हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग का एक सवाल है। ठीक है। और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो बेटा आज हम लोगों ने पढ़ना है ना, वो पढ़ना है ईपीयू, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, सही से अच्छे से। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि ईपीयू। और एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे पर यूनिट कॉस्ट। एक दो क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए। अच्छा, ये ईयर नहीं है बेटा, इस ईयर को छोड़ दीजिएगा। ये जस्ट हमने अपने प्रैक्टिस के लिए जो है ना इसको यूज कर रहे हैं, इस ईयर को। इसमें रिक्वायरमेंट बहुत अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं। हम जस्ट अपना कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए ना, कि पेपर में ईपीयू पर यूनिट किस तरीके से निकालते हैं, तो पास पेपर में से एक दो क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। इन्हीं ईयर्स को हम लोग दोबारा से सॉल्व करेंगे, और फिर हम इन्हीं ईयर्स को इन्हीं की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। लेकिन आज का टारगेट हमारा जो है वो इनको सॉल्व करना है, इस वजह से है कि हमारे पास एक डाटा आ जाए जिसमें हम ईपीयू पर यूनिट कॉस्ट जो है ना वो निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ईयर को छोड़ दीजिए, कौन सा ईयर, क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। चले स्टार्ट करते हैं। एक प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमने पहले जो डिटेल में पढ़ लिया था कल की क्लास में ईपीयू के बारे में, और पर यूनिट ईपीयू के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। आज जो है हम लोग बाकायदा तौर पे एक क्वेश्चन जो है वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जलील इंडस्ट्रीज लिमिटेड यूज अ प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम, प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो यूज करते हैं। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू इट्स प्रोसेस नंबर वन। इनके प्रोसेस नंबर वन का आपको डेटा दिया जा रहा है, जिनमें इनके पास बिगनिंग इन्वेंट्री है जिसकी कॉस्ट आपको बताई जा रही है, मटेरियल कितना इस्तेमाल किया है, लेबर कितनी इस्तेमाल की है, और ओवरहेड जो है वो इनने कितना अप्लाई किया है ये बताया जा रहा है। शुरू में इन्होंने आपको डाटा दे दिया, फिर आगे आपको मतलब कि पूरे साल के अंदर या पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर या पूरे प्रोडक्शन ईयर के अंदर इन्होंने कितना मटेरियल यूज किया है, कितना लेबर यूज किया है, कितना ओवरहेड यूज किया। और बिगनिंग इन्वेंट्री में इनके पास, ये बेसिकली जो बिगनिंग इन्वेंट्री है इनकी आपको वर्क इन प्रोसेस की बिगनिंग इन्वेंट्री बताई जा रही है, कि इनके पास प्रोसेस में कितने यूनिट्स थे जो उनकी कॉस्ट ये थी आपके पास 1,74,250। अच्छा, फिर उसके बाद आगे बता रहे द डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वांटिटी शेड्यूल। अब आपको क्वांटिटी शेड्यूल बताया जा रहा है। क्वांटिटी शेड्यूल क्या होता है बेटा? क्वांटिटी शेड्यूल होता है क्वांटिटी के हवाले से बता रहे। क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर पूरा आपको ये बताया जाता है कि कितने यूनिट्स इनके पास थे, कितने यूनिट्स इन्होंने कंप्लीट किए, कितने यूनिट्स इनके पास स्टार्टिंग में थे, कितने यूनिट्स इनके पास एंडिंग में थे। ये सारी चीजें ना बेटा आपको क्वांटिटी शेड्यूल में बताई जा रही होती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं, अब वो क्वांटिटी शेड्यूल बता रहे हैं। यूनिट इन प्रोसेस बिगनिंग 80% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड 70% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, बिगनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स आपको बताया जा रहा है। अब इसको कंप्लीशन को बता रहे हैं कि जो हमारी जो बिगनिंग इन्वेंट्री है, जैसे कि आपको पता होगा कि इन्होंने ऊपर आपको दी भी थी, ये इसकी कॉस्ट आपको बिगनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट दी थी 1,74,250। अब यही बिगनिंग इन्वेंट्री है, इसके हवाले से नीचे डिस्कस कर रहे हैं। ये जो बिगनिंग इन्वेंट्री है ये 80% कंप्लीट है मटेरियल वाइज और 70% कंप्लीट है कन्वर्जन वाइज। यानी कि ये जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली होती है हमारी लेबर की और एफओएच की। लेबर और एफओएच को अगर आप मिला दो, उसको आप कहते हो कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट आपको बताई जा रही है कि इसके ऊपर 70% हमने अपनी लेबर और एफओएच लगा दिए, और 80% हमने इस पर अपना मटेरियल लगा दिया। मतलब अब 80% हमने मटेरियल लगा दिया है, अब जस्ट 20% और लगाएंगे मटेरियल। और जैसे कि हमने 70% अपना कन्वर्जन लगा दिया है, 30% और कन्वर्जन लगाएंगे, तो ये जो हमारे यूनिट्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तो ये यूनिट इन प्रोसेस है, यानी कि अभी प्रोसेसिंग में है।
कुछ मटेरियल लगना बाकी है, कुछ कन्वर्जन लगना बाकी है। मटेरियल अब तक हमने इस पर 80% लगा दिया है और कन्वर्जन भी इस पर हमने 70% लगा दिया है। तो अभी कुछ मटेरियल और लगेगा, कुछ कन्वर्जन और लगेगी, तब जाकर हमारे पास ये यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने आपको क्वांटिटी शेड्यूल दिया है, तो बेसिकली ये आपसे डिस्कस कर रहे हैं यूनिट्स के हवाले से कि इनके पास जो ओपनिंग यूनिट्स हैं वो है 1,10,000। फिर यूनिट प्लेस्ड इन प्रोडक्शन आपको बताई जा रही है कि इन्होंने नए और यूनिट्स प्रोडक्शन के अंदर कितने प्लेस किए हैं, यानी कि डाले हैं। वो कितने डाले हैं, 4,30,000 से 4,30,000, 4,30,000 यूनिट्स इन्होंने प्लेस किए और नए। और 1,10,000 इनके पास ऑलरेडी यूनिट्स एग्जिस्ट कर रहे थे इन प्रोसेस। फिर इन्होंने कुछ यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, कुछ यूनिट्स बना लिए, कंप्लीट कर लिए 4 लाख के करीब। ये इन्होंने आपको डेटा दिया। और आगे बता रहे हैं जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है ना, स्टिल इन प्रोसेस का मतलब जो अभी भी हमारे पास प्रोसेस में रखे हुए, यानी कि एंडिंग की बात कर रहे हैं, एट द एंड बता भी रहे हैं, एट द एंड उन्होंने एंड बताया भी, एट द एंड 60% कंप्लीट है मटेरियल वाइज और 75% कंप्लीट है कन्वर्जन वाइज, जो हमारे एंडिंग के हैं। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, हमें निकालना है ईपीयू और हमें निकालनी है पर यूनिट कॉस्ट। पहले हमने थोड़ा सा डेटा है ना, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। हमारे पास जो बिगनिंग यूनिट्स है ना, वो 1,10,000 है। और जो यूनिट हमने प्लेस किए हैं या यूनिट स्टार्ट किए हैं, यूनिट्स प्लेस या स्टार्ट एक ही बात होती है, वो नए जो यूनिट्स हमने और स्टार्ट किए हैं वो 4,30,000 यूनिट्स। और जो यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिए, वो कितने कर लिए, 4 लाख। ये 3 यूनिट अभी, क्योंकि ईपीयू जो है वो किस पे खेलते हैं, ईपीयू में जस्ट हम यूनिट्स पे खेलते हैं। ये सारे जो है वो क्या है हमारे पास, यूनिट्स है। अच्छा, इन तीनों चीजों को लगकर और कल के लेक्चर्स को देखकर क्या चीज ऐसी मिस है इस चैप्टर, इस चीज के अंदर, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज अवेलेबल नहीं है, क्या चीज अवेलेबल नहीं है, ये बताओ। एंडिंग यूनिट्स अवेलेबल नहीं, गुड 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 सर, एंडिंग यूनिट्स अवेलेबल, बिगनिंग यूनिट्स बता दी। चार चीजों का देखो क्वेश्चन में से ना, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपके पास चार चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, एक बिगिनिंग यूनिट्स आपके पास होने चाहिए प्रोसेस कॉस्टिंग में, पॉइंट ये पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। ये पहला काम, जब भी हम प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे तो हमारे पास चार चीजें होनी चाहिए। अगर चार चीजों में से कोई एक भी चीज मिस है ना, तो हम पहले उसको फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट कोई भी हो। तो पहला काम, हमारे पास बिगिनिंग यूनिट्स होने चाहिए, हमारे पास यूनिट स्टार्ट होने चाहिए, और हमारे पास यूनिट कंप्लीट होने चाहिए, और एंडिंग यूनिट्स, एंडिंग यूनिट्स होने चाहिए। ये चार यूनिट्स, आप ये चार तरह के यूनिट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। हमारा बिगिनिंग यूनिट्स, यूनिट प्लेस कितने किए या यूनिट स्टार्ट कितने किए, ठीक है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है यूनिट प्लेस या यूनिट स्टार्ट होता है और कभी कभार ना यूनिट रिसीव होता है। अभी तो हम जो है ना वो अपने प्रोसेस नंबर 1 में चल रहा है आई थिंक। ठीक है, ये प्रोसेस नंबर 1 है। जैसे अगर लेट सपोज जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं ना फैक्ट्री के अंदर, जैसे अगर प्रोसेस नंबर 1 में, तो पहले यूनिट्स प्रोसेस नंबर 1 में आएंगे, फिर प्रोसेस नंबर 1 से निकलकर यूनिट्स जाएंगे प्रोसेस नंबर 2 में, फिर प्रोसेस नंबर 2 से यूनिट्स निकल के जाएंगे प्रोसेस नंबर 3 में। तो इस तरीके से यूनिट्स जो है वो आगे जो है वो फॉरवर्ड किए जा रहे होते हैं। तो लेट सपोज अगर हम ईपीयू बना रहे हैं प्रोसेस नंबर 2 का, तो जो प्रोसेस नंबर 2 है ना, वो यूनिट स्टार्ट नहीं करेगा, वो यूनिट रिसीव करेगा प्रोसेस नंबर 1 से। तो एक बात ये भी याद रखिएगा कि लेट सपोज अगर इस तरह से कुछ हमारे पास प्रोसेसेस है या कुछ हमारे पास डिपार्टमेंट है, तो जो डिपार्टमेंट 1 है वो यूनिट स्टार्ट कर सकता है या वो यूनिट प्लेस कर सकता है। लेकिन जो डिपार्टमेंट 2 है, जो डिपार्टमेंट 3 है, या जो डिपार्टमेंट 4 है, या जो प्रोसेस नंबर 2 है, या जो प्रोसेस नंबर 3 है, या जो प्रोसेस नंबर 4 है, वो यूनिट स्टार्ट नहीं करेगा,
उसको यूनिट्स रिसीव होंगे प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। दोबारा से बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। देखो, प्रोसेसेस जो है हमारे पास, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, एक प्रोडक्ट ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजर रही होती है। जैसे कल हमने एग्जांपल दी थी कि अगर एक गाड़ी है तो वो शुरू में उसका स्ट्रक्चर तैयार होगा, फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगी, फिर वहां पर उसकी पेंटिंग वेंटिंग होगी, फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगी, वहां पर उसके अंदर इंजन फिट होगा, फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगी, तो वहां पर जो है वो उसके ऊपर जो है वो कलरिंग वगैरह होगी, और जो है वो सीट्स वगैरह जो है वो असेंबल की जाएंगी, फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगी, तो वहां पर जो है वो उसकी इंस्पेक्शन होगी, फिर वो कंप्लीट हो जाएगी। तो डिफरेंट, एक प्रोडक्ट हमारा डिफरेंट प्रोसेसेस से होकर गुजर रहा है। तो अगर तो प्रोसेस नंबर वन है, तो प्रोसेस नंबर वन है, पहला प्रोसेस है, तो उसको वो तो यूनिट स्टार्ट करता है। ठीक है, जो पहला प्रोसेस होता है वो यूनिट क्या करता है, स्टार्ट करता है। शुरू में पकाने का मतलब आप लोगों को इस वजह से है ताकि आगे के क्वेश्चंस में आप लोगों को मसले मसाइल ना हो। फोकस रखिएगा, कंसंट्रेशन रखिएगा, गौर से सुनिएगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो प्रोसेस होगा ना, पहला प्रोसेस होगा, वो यूनिट हमेशा इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा, प्लेस करेगा अपने प्रोडक्शन में। जो प्रोसेस नंबर टू होगा वो इनिशिएट नहीं कर सकता, वो यूनिट स्टार्ट नहीं कर सकता, या वो यूनिट प्लेस नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, वो यूनिट्स को रिसीव करेगा अपने प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से, अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट से। जैसे प्रोसेस नंबर टू है तो उसको जो यूनिट्स मिलेंगे वो प्रोसेस नंबर वन से मिलेंगे। अगर हम ईपीयू बना रहे हैं प्रोसेस नंबर थ्री का, तो प्रोसेस नंबर थ्री यूनिट स्टार्ट नहीं कर सकता, बल्कि वो यूनिट्स रिसीव करेगा प्रोसेस नंबर टू से, या वो यूनिट्स जो है वो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो ये कंसेप्ट भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि अगर तो डिफरेंट प्रोसेस है, कोई बीच का प्रोसेस हमने उठाया है, तो वहां पर यूनिट स्टार्ट नहीं मिलेंगे हमें, बल्कि वहां पर यूनिट रिसीव मिलेंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आगे आएगा, मैं करवाऊंगा। लेकिन अगर कोई पहला प्रोसेस है तो वो क्या करेगा, यूनिट स्टार्ट करेगा। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर है कि इसने यूनिट स्टार्ट किए, यूनिट प्लेस किए। अब एक और बात बताने की ये थी कि भाई चार चीजें होनी चाहिए आपके पास, बिगनिंग, यूनिट प्लेस और स्टार्ट, ठीक है, यूनिट कंप्लीट और एंडिंग यूनिट। भाई कितने यूनिट शुरू में थे, कितने नए स्टार्ट किए, कितने कंप्लीट कर लिए, और आखिर में कितने बचे हुए हैं आपके पास। तो ये चार चीजें होनी चाहिए। तो अगर इन चार चीजों में से कोई भी एक चीज मिस है तो आपने क्या करना है। कल मैंने आप लोगों को पोइट्री सुनाई थी ना, शेरो शायरी हुई थी हमारी कल। क्या मैंने बताया था, निम्रा बेटा आपको बात समझ नहीं आई। देखो मेरा बच्चा, सबको बात समझ में आ गई है, या मैं आगे चलूं, या रुक जाऊं दोबारा से बताऊं। अब आ गई है, ठीक है, बाकी सबको भी आ गई है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है, अब जो है हम बात कर रहे हैं इसकी। देखो, अगर इन दो चीजें ना मिसिंग होती हैं इसमें नॉर्मली, या तो वो आपको यूनिट कंप्लीट नहीं देता, या तो वो आपको एंडिंग यूनिट्स नहीं देता। जैसे आप इसने इस क्वेश्चन के अंदर हरकत की है। हाँ, वो अभी ईपीयू की तरफ जा रहे हैं, अभी हमने ईपीयू निकाला नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिस्मा, आपको पूरा का पूरा शेर याद है। जब एंडिंग ना हो तो कंप्लीट लेस हो जाता है, और जब कंप्लीट ना हो तो एंडिंग लेस हो जाती है। गुड, शाबाश। देखो, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो बिगनिंग यूनिट्स है ना आपके पास, जैसे आपके पास बिगनिंग यूनिट्स है 1,10,000, अगर है क्वेश्चन में, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। इसमें आपने 4,30,000 जो यूनिट्स आपने क्या कर लिए, यूनिट स्टार्ट किए, इनको आप दोनों को ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 5,40,000। ठीक है। अब अगर तो एंडिंग ना हो, कल बताया था, ठीक है, अगर तो एंडिंग ना हो तो कंप्लीट लेस हो जाता है, और अगर कंप्लीट ना हो तो एंडिंग लेस हो जाता है। ठीक है, अगर एंडिंग ना हो
कंप्लीट लेस हो जाता है, अगर एंडिंग ना हो कंप्लीट लेस हो जाता है, और अगर कंप्लीट ना हो तो एंडिंग लेस हो जाता है। ये बात बताई थी आप लोगों को, सब बच्चों को उम्मीद करता हूँ याद होगी कल वाली बात। कल बड़ी जोर से जो है वो ये वाली बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि भाई अगर एंडिंग ना हो तो कंप्लीट लेस कर दो, अगर कंप्लीट ना हो तो एंडिंग लेस कर दो। तो अब कम यहाँ पर हमारे पास एंडिंग नहीं है, तो क्या लेस हो जाएगा, कंप्लीट लेस हो जाएगा। कंप्लीट 4 लाख है, इसको हम लेस कर दे तो 1,40,000 हमारे पास क्या आ जाएंगे, एंडिंग के यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो एंडिंग के यूनिट्स, अगर लेट सपोज एंडिंग के यूनिट्स आपको दे रहा होता है 1,40,000, सपोज कर लेते हैं, अगर एंडिंग के यूनिट्स दे रहा होता, जैसे 1,10,000 हमने ऐड किया, 4,30,000 यूनिट स्टार्ट इसमें ऐड कर दिए, तो ये हमारे पास आ गया 5,40,000। अब अगर हमें एंडिंग दे रहा होता और यूनिट कंप्लीट ना दे रहा होता, तो मैं एंडिंग को लेस कर देता, 1,40,000 में लेस करता, तो फिर हमारे पास यूनिट कंप्लीट आ जाते और वो कितने आ जाते, 4 लाख। ठीक है, तो दोनों में से ये हमारे पास क्या आ गए, कंप्लीट आ गए। तो कंप्लीट और एंडिंग निकालने का तरीका ये है, अगर एंडिंग ना हो कंप्लीट लेस कर दो, एंडिंग आ जाएगा। अगर कंप्लीट ना हो तो एंडिंग लेस कर दो, कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहरहाल हमारे पास जो है वो एंडिंग नहीं थे, हमने कंप्लीट लेस कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया, एंडिंग यूनिट्स आ गए। अब हम निकालने जा रहे हैं अपना ईपीयू, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। यूनिट, अच्छा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट जो है ना वो बेटा आपके मटेरियल का अलग निकलेगा, लेबर का अलग निकलेगा, और एफओएच का अलग निकलेगा, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड का अलग अलग निकलेगा, 3 कॉलम बनेंगे। उसका रीजन क्या, उसका रीजन ये देखो, जो इसका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इन्होंने दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, कि जो मटेरियल हमारा, उसकी परसेंटेज अलग थी, मटेरियल की परसेंटेज अलग थी, कन्वर्जन की परसेंटेज अलग थी। तो इस वजह से कॉलम भी हम अलग अलग बनाए, अगर परसेंटेज सेम होती ना तो फिर हम एक ही कॉलम बना, लेकिन क्योंकि अब सबकी परसेंटेजेस ही अलग है। अच्छा, कन्वर्जन की सेम, कन्वर्जन उसने एक ही लिख दिया, अगर चाहो तो इसको आप लेबर और एफएच को मिलाकर कन्वर्जन भी लिख सकते, कोई इशू नहीं। लेकिन मटेरियल का कॉलम सेपरेट बनेगा, क्योंकि मटेरियल की वो क्वेश्चन एग्जामिनर आपको परसेंटेज अलग दे रहा है और कन्वर्जन की परसेंटेज अलग दे रहा है, तो मटेरियल का अलग कॉलम बन जाएगा और कन्वर्जन का अलग बन जाएगा। कन्वर्जन में चाहो तो दो डिवाइड कर दो, लेबर और एफओज का अलग अलग बना दो, या कन्वर्जन एक ही कॉलम बना दो, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, आंसर सबका सेम आए। लेकिन मटेरियल का कॉलम आपने अलग बनाना है। क्यों अलग बनाना है, क्योंकि मटेरियल का परसेंटेज वो अलग दे रहा है, कन्वर्जन का परसेंटेज वो आपको अलग दे रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। हाँ, वो अगर आपको एक ही परसेंटेज देता ना, कि आपका जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में है या जो आपका वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में है, उसका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 60% है या 70% है, वट एवर जो भी आपको दे रहा होता, तो अगर सेम दे रहा होता ना, एक ही परसेंटेज दे रहा होता, तो फिर मैं एक ही कॉलम बनाता, फिर मुझे अलग अलग कॉलम बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन अब यहाँ पर वो अलग अलग परसेंटेज दे रहा है, तो मैंने कॉलम भी अलग अलग बनाया। अच्छा, अब यहाँ पर भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर अलग कॉलम बनाऊंगा, कुछ क्वेश्चन के अंदर मैं एक ही कॉलम बनाऊंगा। तो उसका रीजन मैंने आप लोगों को अभी बता दिया, कि अगर वो परसेंटेजेस अलग दे रहा हो तो कॉलम अलग बनाओ, अगर परसेंटेज एक दे रहा हो तो फिर कॉलम भी एक ही बना दो। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ, सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पर कि कितने यूनिट्स आपने कंप्लीट की। सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीट हमारे कितने हो गए, तो जो यूनिट्स हमने कंप्लीट किए थे वो तो हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे, 4 लाख, है ना। तो 4 लाख में दोनों जगह लिख दूंगा कि भाई मटेरियल वाइज भी हमने 4 लाख यूनिट्स कंप्लीट किए हैं, और लेबर और एफओएच वाइज भी हमने कितने यूनिट्स कंप्लीट किए हैं, 4 लाख, क्योंकि ये कंप्लीट है ना यूनिट्स। अब कंप्लीट है तो तीनों चीजें कंप्लीट लगी होंगी तभी तो मुकम्मल हुआ होगा। समझ में आ रही बात, कि अगर एक चीज लगी होती एक चीज ना लगी होती तो फिर वो इनकम्प्लीट में आता।
अब ये उसने बोला है कि ये क्या है, कंप्लीट है। अब जब ये कंप्लीट है तो ये तीनों चीजें कंप्लीट लगी होंगी, यानी कि मटेरियल वाइज भी हमने 4 लाख यूनिट्स बनाए, लेबर वाइज भी हमने 4 लाख यूनिट्स के ऊपर काम किया है, और फैक्ट्री ओवरहेड वाइज भी हमने 4 लाख के ऊपर काम किया है। ठीक है, तो जितना यूनिट कंप्लीट होगा वो तो सारा का सारा आ जाए। अब इसके बाद, अब इसके बाद, अब इसके बाद, अब इसके बाद, अब इसके बाद क्या करोगे, लेस करोगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग यूनिट्स। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग यूनिट्स आपने क्या करने हैं, लेस करने हैं। क्यों लेस करने हैं? क्या लेस करना है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग यूनिट्स पूरे के पूरे उठा के लेस नहीं कर देना। जैसे यहाँ पर हमें जो है वो 1,10,000 जो है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग दिया जा रहा था, ये हमारे पास ओपनिंग था। अब ये ओपनिंग पूरा का पूरा लेस नहीं होगा, जितना जितना परसेंटेज कंप्लीट का है वो लेस होगा। जितना जितना परसेंटेज कंप्लीट का है वो लेस होगा। जितना जितना परसेंटेज कंप्लीट का है वो लेस होगा। अब जैसे कि हमारे पास ओपनिंग की बात कर रहे हैं, तो ओपनिंग में इन्होंने हमें बताया था, ये एक लाइन दे रहे थे, यूनिट इन प्रोसेस बिगनिंग 80% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड 70% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। ये परसेंटेज उन्होंने कह दिया कि 1,10,000 जो यूनिट्स हैं ओपनिंग में, ये मटेरियल वाइज 80% कंप्लीट है और कन्वर्जन वाइज 70% कंप्लीट है। तो जितना जितना कंप्लीट है वो लेस होगा। तो अगर हम मटेरियल वाइज देखें तो मटेरियल वाइज 80% कंप्लीट है। 80% को कैसे लिखा जाता है, 0.8। अब कोई भी बच्चा हो ना बोले, हो ये क्या लिख दिया सर ने, 80%, 80% डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 0.8 होता है, तो मैंने डायरेक्टली 0.8 लिख दिया। ठीक है, और फिर अगर कन्वर्जन की बात की जाए तो कन्वर्जन 70% कंप्लीट है, यानी कि 0.7। अब इसमें भी हॉ मत बोल देना, 70% कहाँ से, ऐसे कैसे लिख दिया, 70 डिवाइडेड बाय 100 किया है तो 0 पॉइंट क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो मटेरियल हमारा 80% कंप्लीट था और कन्वर्जन हमारा 70% कंप्लीट था। तो जितने यूनिट्स थे बिगनिंग के 1,10,000, उनसे क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। तो 80% निकालो, मटेरियल का कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। आई थिंक 88,000 आएगा। 88 और 77, ठीक है। ठीक है, तो 88 मटेरियल वाइज है तो मटेरियल के नीचे लिख रहा हूँ। तो और मुझे क्या करना है, माइनस, और कन्वर्जन वाइज 70% कंप्लीट है, तो मैं ये कहाँ लिख रहा हूँ, कन्वर्जन में लिख रहा हूँ, यानी कि 77,000 लेबर में भी और एफओएच में भी 77,000। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया। अच्छा, तो यहां तक ये पता लगा कि सर सबसे पहला काम यूनिट कंप्लीट पूरे के पूरे उठाकर लिख देंगे, फिर उसके बाद जो हमारा वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग होगा उसको लेस करना है, लेकिन जितना परसेंट कंप्लीट होगा वो क्या करना है आपने, लेस करना। अच्छा, अब मैं बच्चों इसमें ऐड करवाऊंगा। अच्छा, ये वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग लेस क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि सर ये जो ओपनिंग यूनिट्स हैं आपके पास, जो 80% कंप्लीट है, 70% कंप्लीट है, ये ओपनिंग बेसिकली पिछले साल की एंडिंग है। तो जो इनके ऊपर ये जो 80% काम हुआ है या जो 70% काम हुआ है, ये पिछले साल काम हुआ था, इस साल काम नहीं हुआ। तो हम ईपीयू में वो काम लेके जाते हैं जो उस टाइम पीरियड के अंदर किया हो। तो ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग पर हमने पिछले साल या पिछले पीरियड के अंदर काम किया है, तो इस वजह से उस पीरियड का माल इस ईपीयू में थोड़ी दिखाएंगे इस पीरियड के अंदर। तो इस पीरियड में से उसको क्या करा देंगे, हटा देंगे, माइनस करा देंगे। तो ओपनिंग को इस वजह से माइनस किया जाता है क्योंकि ये पिछले साल का होता है, पिछले पीरियड का होता है, तो पिछले पीरियड में काम हुआ होता है। ये 70% 80% ये पिछले पीरियड में काम हुआ है ना, तो वो पिछले पीरियड में आप लोग दिखा चुके होंगे, तो इस पीरियड में आपको दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जितना परसेंट कंप्लीट है उसको आप क्या कर देते हो, माइनस। फिर उसके बाद ऐड करोगे, ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे,
वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, एंडिंग भी सेम, जितना परसेंट कंप्लीट है वो आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अब वापिस चलते हैं एंडिंग की तरफ। एंडिंग की वो कहानी क्या बोल रहे थे, एंडिंग के यूनिट्स तो दे नहीं रहे थे, वो तो हमने निकाल लिए थे 1,40,000। फिर उसके बाद वो कह रहे थे यूनिट स्टिल इन प्रोसेस एट द एंड 60%, और यूनिट 60% कंप्लीट एज टू मटीरियल एंड 75% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। मटीरियल वाइज 60% है और कन्वर्जन वाइज 75% है। तो मटेरियल वाइज 60% है मतलब 0.6, और कन्वर्जन वाइज कितना परसेंट है, 75%, यानी कि 0.75। और एंडिंग के यूनिट्स कितने निकाले थे हमने, एंडिंग के यूनिट्स निकाले थे हमने 1,40,000। तो अब मैं 1,40,000 से क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई। तो ये करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, ये आई थिंक आ जाएगा हमारे पास 84,000, और आ जाएगा 1,05,000, और इसका भी कितना आ जाएगा, 1,05,000। सेम परसेंटेज है कन्वर्जन की, इसलिए मैं कह रहा था इन दोनों का चाहो तो एक भी कॉलम बना सकते हो कन्वर्जन के नाम से, क्योंकि दोनों की परसेंटेज क्या थी, सेम थी। ये हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो अब इसका हम टोटल कर लेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। और ये आ जाएगा हमारे पास 3,96,000 और 4,28,000 और 4,28,000, इन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरीके से बेटा ईपीयू निकाला जाता है, यानी कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट जो है वो निकाला जाता है। अच्छा, अब मैं एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसका भी हम ईपीयू निकालते हैं तो और ज्यादा अच्छे से हमें क्लियर होगा। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोगों को, उसको भी करते हैं तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। उसका भी ईपीयू निकालते हैं। ये लो एसएस ले लो, जल्दी से ले लो एसएस। ले ले बेटा, जल्दी से एसएस ले ले। ठीक है, ले लिया। अच्छा, अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक और आ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन में बता रहे हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू द गुड्स इन प्रोसेस नंबर 3। अब देखो प्रोसेस नंबर 3 की बात हो रही है। एक सवाल पहले से ही आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि सर ने अभी अभी बताया कि अगर ये प्रोसेस नंबर 3 है तो यहाँ पर यूनिट स्टार्ट नहीं हो सकते, यहाँ पे यूनिट्स क्या होंगे, हमें रिसीव होंगे प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से। ठीक है, आगे वो बात ये वाली बताएगा भी आप। जी बिल्कुल, रिसीव होंगे अब, क्योंकि प्रोसेस नंबर 3 है। अब यूनिट्स क्या होंगे, रिसीव होंगे। अब मुझे यूनिट स्टार्ट के ऊपर फोकस नहीं करना। तो अब देखो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले कह रहे हैं कि गुड इन प्रोसेस इन्वेंट्री नवंबर 1 ओपनिंग इन्वेंट्री बता रहे हैं 40,000 यूनिट्स हैं, 100% कंप्लीट है एज टू मटीरियल एंड 75% कंप्लीट है एज टू कन्वर्जन। तो अब इन्होंने अगर ओपनिंग की बात की है तो ओपनिंग के यूनिट्स बता दिए हैं। ओपनिंग के यूनिट्स इनके पास कितने हैं, 40,000। अभी हम परसेंटेजेस में नहीं पढ़ रहे, अभी जस्ट हम यूनिट्स देख रहे हैं। चार चीजें हमें पता होनी चाहिए जो मैंने आप लोगों को बताई थी। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कॉस्ट ऑफ 1,40,000 यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम
प्रोसेस नंबर 2 ड्यूरिंग नवंबर। ये वही चीज आ गई जो मैंने आपको बताई थी कि अब इस डिपार्टमेंट को यूनिट्स रिसीव होंगे। तो वो यही बात कह रहा है कि इसको 1,40,000 यूनिट्स ट्रांसफर किए गए हैं प्रोसेस नंबर 2 की तरफ से। तो प्रोसेस नंबर 3 का हम बना रहे हैं ना, तो प्रोसेस नंबर 3 को प्रोसेस नंबर 2 की तरफ से क्या होंगे, यूनिट्स रिसीव होंगे। तो वही 1,40,000 यूनिट्स इसको क्या हुए हैं, रिसीव हुए हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं उर्दू मीडियम वाले, सर आपने तो रिसीव का बताया था, तो अब यहाँ पे ट्रांसफर लिखा हुआ है। तो मेरे बच्चों क्या ट्रांसफर लिखा हुआ है, लेकिन प्रोसेस नंबर 2 की तरफ से ट्रांसफर हुआ है, तो प्रोसेस नंबर 3 तो रिसीव ही करेगा ना। ठीक है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है, अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि हमने इतनी इतनी कॉस्ट लगा दी प्रोसेस नंबर 3 में, जो है वो मटेरियल इतना लगा दिया, हमने लेबर इतनी लगा दी, एफओएच इतना लगा दिया। ठीक है, वो तो इनका रोना था, वो रो लिया इन्होंने। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं ऑन 30 नवंबर 50,000 यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोसेस, यानी कि एंडिंग बता रहे हैं। एंडिंग में आपके पास कितने यूनिट्स हैं, 40,000 यूनिट्स हैं। एंडिंग यूनिट्स कितने, 40,000। तो अब देखो तीन चीजें बता रहे हैं, तीसरी चीज क्या है, एंडिंग यूनिट्स। तो अब मिसिंग क्या होगा हमारे पास, कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट हमें नहीं पता, तो कैसे निकालोगे कंप्लीट, कैसे निकालोगे कंप्लीट, क्या बताया, पहले तो ओपनिंग और रिसीव को क्या कर लो, ऐड। ओपनिंग और रिसीव को क्या कर लो, ऐड। 50,000 एंडिंग, नेहा ने बता भी दिया, गुड बेटा। 1,00,000, ये 40,000 ओपनिंग है, और 1,40,000 हमारे पास क्या है, रिसीव हुए। तो टोटल हो गया 1,80,000। तो ये हमारे पास 1,80,000 है। तो मैंने क्या बताया था, एंडिंग कंप्लीट ना दिया हो तो एंडिंग को माइनस कर दो। तो एंडिंग को हम क्या करते हैं, माइनस, एंडिंग भी 40,000 है यहाँ पे, तो ये माइनस कर दिए, तो 1,40,000 ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, कंप्लीट के आ जाएंगे। यहाँ पर दोनों यूनिट्स ओपनिंग और एंडिंग सेम सेम दिए जा रहे हैं, तो इससे परेशान नहीं होना, हो सकता है, कोई मसला नहीं है। नहीं, एंडिंग 50,000, एंडिंग 50,000, 40,000 नहीं है, सॉरी 50,000। वही मैं देख रहा था, एंडिंग और ओपनिंग सेम हो भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर 50,000 है। तो अगर हम इसको करेंगे 50,000 माइनस, तो कितना आ रहा था, कौन कोई बता रहा था मुझे, 50,000 एंडिंग है, माइनस कर दो, तो कितना आ रहा है भाई, 1,80 में से 50 माइनस करो जरा, जल्दी जल्दी माइनस करो, 1,30 आ जाएगा, 1,30 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो कंप्लीट आया है वो कितने आ गए, 1,30। अब हम बनाते हैं ईपीयू। ये पहले हमारे पास ये चारों चीजें होनी चाहिए, कंप्लीट आ चुके हैं, कितने आ चुके हैं, 1,30,000, चारों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है ईपीयू। ईपीयू बोले तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। अब तीन कॉलम या दो कॉलम बना लो, मटेरियल का अलग बनाना क्योंकि परसेंटेज इसकी अलग है, कन्वर्जन का एक ही बना लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनकी परसेंटेजेस क्या थी, सेम थी। अच्छा, अब इसमें जो है आपके पास सबसे पहले क्या लिखते हैं, यूनिट कंप्लीट। तो यूनिट कंप्लीट कितने थे, यूनिट कंप्लीट थे हमारे पास 1,30,000, तो ये तो पूरे पूरे आ जाएंगे। अब इसमें से हमने लेस करने ओपनिंग के यूनिट्स, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग यूनिट्स। तो ओपनिंग मटेरियल वाइज और कन्वर्जन वाइज, मटेरियल वाइज और कन्वर्जन वाइज कितना कितना परसेंट था, ओपनिंग का आपको परसेंटेज बता रहे थे, परसेंटेज देखना है। 100% कंप्लीट था मटेरियल वाइज, और 75% कंप्लीट था कन्वर्जन वाइज। मटेरियल वाइज तो 100% कंप्लीट था, यानी कि 100% पूरा हो जाएगा, और कन्वर्जन वाइज जो है वो 75%। कन्वर्जन वाइज 75%, यानी कि 0.75। तो मटेरियल का तो पूरा ले जाऊंगा ओपनिंग,
40,000, जो 100% है। और कन्वर्जन वाइज जो है 0.75 मल्टीप्लाई बाय 40,000 इसको कर दो, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 30,000। अब इसमें ऐड करवा दो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग यूनिट्स। एंडिंग यूनिट्स जो है वो कितना कितना परसेंट कंप्लीट थे? 100% कंप्लीट थे मटेरियल वाइज, और 50% कंप्लीट थे कन्वर्जन वाइज। एंडिंग हमने दिए हुए थे इसने 50,000, मटेरियल वाइज तो 100% कंप्लीट थे, तो 50,000 पूरा का पूरा चला जाएगा। और कन्वर्जन वाइज जो है वो कितना परसेंट कंप्लीट है? 75, नहीं 50%, 50%। तो 50,000 का 50% निकाल लोगे 0.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 25,000। और इसको आप अगर टोटल कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1,40,000 और 1,25,000। तो ये हमने ईपीयू निकालना सीखा है कि ईपीयू किस तरीके से निकाला जाता है। चाहो तो इसकी पिक्चर ले लो और इसकी एक दफा लाजमी प्रैक्टिस कर लेना। लाजमी 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 ईपीयू की। अब हम निकालना सीखेंगे पर यूनिट कॉस्ट। अच्छा बच्चों, अब जो है वो हम चलते हैं, देखो हमने ईपीयू तो निकालना सीख लिया कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि पर यूनिट कॉस्ट किस तरीके से निकाली जाती है। अब हमारा फोकस होगा पर यूनिट कॉस्ट की तरफ कि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो किस तरीके से निकाली जाती है। तो ये दो काम आपको लाजमी आने चाहिए, आपके लिए पूरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। एक के ईपीयू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट किस तरीके से निकाला जाता है, और पर यूनिट कॉस्ट किस तरीके से निकाली जाती है। ईपीयू मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया। एक तो नॉर्मल, अगर आपको निकालना हो कि यूनिट आपने स्टार्ट किए, यूनिट कंप्लीट किए, तब क्या होता है, किस तरीके से ईपीयू निकलता है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो इसी से रिलेटेड था। अच्छा, फिर जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया तो उसमें हमें यूनिट रिसीव हुए थे प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से। ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के बाद ना मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को लिख पाऊंगा प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर। उन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो वो क्लास के एंड में हम लोग देखेंगे, वो काफी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। अब हम चलते हैं पर यूनिट कॉस्ट किस तरीके से निकाली जाती है, ठीक है। तो अब बेटा पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं हम। एक यूनिट बनाने पर हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है, इसको हम कहते हैं पर यूनिट कॉस्ट। यानी कि एक यूनिट बनाने पर हम कितना मटेरियल लगा रहे हैं, कितना लेबर लगा रहे हैं, कितना ओवरहेड लगा रहे हैं, यही तीन कॉस्ट लगती है। ठीक है। अच्छा, अब जरा अब आओ क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि आपने कितना मटेरियल लगाया टोटल ओवरऑल पूरे टाइम पीरियड के अंदर, कितना जो है वो आपने ओवरहेड लगाया, कितना आपने जो है वो लेबर लगाई है, वो सारी चीजें आपको क्वेश्चन में बता दी थी इन्होंने। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब देखो इन्होंने जो मटेरियल लगाया है, बिगनिंग इन्वेंटरी को छोड़ दो, पर यूनिट कॉस्ट में बिगनिंग इन्वेंटरी नहीं आती। उसका रीजन क्या है कि बिगनिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट हम क्यों नहीं शामिल करते पर यूनिट में? उसका रीजन ये है कि जो बिगनिंग इन्वेंटरी है वो पिछले साल की एंडिंग है, ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है हमारे प्रोसेस में, तो हम उसको शामिल नहीं करते। हम जस्ट हमने इस टाइम पीरियड के अंदर कितना मटेरियल लगाया वो आपको क्वेश्चन में बता दें कि मटेरियल कितना लगा है। मटेरियल लगा है 2,97,000। लेबर कितनी लगी है? 5,35,000। ओवरहेड कितना लगा है? 4,28,000 का। ये आपको बता दिया इन्होंने कितना मटेरियल, कितना लेबर और कितना ओवरहेड इन्होंने लगाया है। 2,97,000 मटेरियल की अगर हम बात करें, 2,97,000 जो है वो इन्होंने मटेरियल लगाया है, अगर अमाउंट की हम बात करें। अच्छा, फिर उसके बाद जो लेबर है 5,35,000। ये हमारी क्या है? लेबर है।
और जो हमारा ओवरहेड है, ओवरहेड है 4,28,000। ये हमारा क्या है, ओवरहेड है। अच्छा, मुझे थोड़ा गैप देना चाहिए था, मैंने गैप नहीं दिया। गैप दे देता हूँ, दोबारा से लिखना पड़ेगा। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल जो है वो हमारा 2,97,000। लेबर हमारी जो है वो है 5,35,000। और ओवरहेड जो है वो हमारा 4,28,000। ठीक है। ये इतना हमने मटेरियल लगाया है, इतना हमने लेबर लगाया है, इतना हमने ओवरहेड लगाया है। अब आप ये देखोगे कि आपने मटेरियल वाइज कितने यूनिट्स के ऊपर काम किया, वो आपको बताएगा ईपीयू, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। कि मटेरियल वाइज आपने 3,96,000 यूनिट्स के ऊपर वर्किंग की है। इतने यूनिट्स के ऊपर आपने काम किया। और मटेरियल लगा कितना है, मटेरियल इतना लगा है 2,97,000। तो जितना इसका ईपीयू है 3,96,000, इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड 3,96,000 से। सेम यही काम लेबर के साथ करेंगे। लेबर हमारी टोटल जो इनकर्ड है वो है 5,35,000। और लेबर का ईपीयू कितना था, 4,28,000। तो हम इसको डिवाइड करवा देंगे 4,28,000 से। ऐसी ओवरहेड के साथ, ओवरहेड का भी हमारा ईपीयू सेम था 4,28,000। तो अब मुझे जनरली कैलकुलेट करके बताओ कि पर यूनिट कितना आ रहा है। ओवरहेड का तो 1 आ रहा है। मटेरियल का बताइए जल्दी जल्दी कितना आ रहा है। मटेरियल का कितना आ रहा है। 0.75। और लेबर कितनी आ रही है। 1.25। ठीक है। और अगर आप इसका टोटल कर लेते हो कि टोटल कितना है, पर यूनिट कॉस्ट टोटल कितनी है, 2 रुपीज। तो ये बेटा हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली कि एक यूनिट बनाने पे हमारा जो मटेरियल इनकर्ड हो रहा है वो 0.75 का, लेबर जो हमारी लग रही है 1.25 की, ओवरहेड जो है वो हमारा लग रहा है 1 रुपए का। तो टोटल जो हमें पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 2 रुपए की। 3 रुपए की आ रही है। हाँ सॉरी, 3 रुपए की आ रही है, 3 रुपए। ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से पर यूनिट कॉस्ट हम अपने सेकंड वाले क्वेश्चन की निकालते हैं। तो जो हमने सेकंड वाला क्वेश्चन किया, इसका भी ईपीयू निकाल लिया था हमने, ठीक है। अब इसका भी हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा अभी बताता हूँ। पर यूनिट कॉस्ट। अच्छा, फॉर्मूला क्या बन रहा है, फॉर्मूला ये बन रहा है, फॉर्मूला लिख देते हैं पर यूनिट कॉस्ट का। क्या क्या कर रहे हो, जो भी आपका अमाउंट है ना, उसको आप डिवाइड करवा रहे हो ईपीयू से। अभी मैंने ईपीयू से डिवाइड, तो इस तरीके से आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आती है। अच्छा,
अब आ जाओ पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर। इस क्वेश्चन में जो चेंज आया था वो ये आया था कि जो यूनिट्स, अभी देखो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ऑलरेडी हमने कितना मटेरियल लगाया है, कितना लेबर लगाया है, ये सब चीजें आपको बताएंगे। जो मटेरियल हमारा लगा है वो लगा है डायरेक्ट मटेरियल 2,80,000। डायरेक्ट लेबर जो है 1,25,000 है, और जो हमारा ओवरहेड है वो है 3,75,000। ये हमारा टोटल जो है वो कॉस्ट जो है वो इंकर्ड हुई है। मटेरियल हमारा 2,80,000 से है, डायरेक्ट लेबर जो है वो 1,25,000 से है, और ओवरहेड जो है वो हमारा 3,75,000 से। ये हमारा क्या है, टोटल ओवरहेड, टोटल जो कॉस्ट इंकर्ड हुई है वो ये हुई है। कोई इशू नहीं बेटा। अब मैं लिख रहा हूँ मटेरियल, लेबर, लेकिन लेकिन इस पर यूनिट के ऊपर, क्योंकि ये यूनिट हमने स्टार्ट नहीं किया था, ये हमें पिछले डिपार्टमेंट से मिला था। और इस पिछले डिपार्टमेंट से जब मिला था, देखो यहाँ पे बता रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 1,40,000 यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस नंबर 2 ड्यूरिंग नवंबर। कह रहे हैं कि हमें प्रोसेस नंबर 2 में जो यूनिट 1,40,000 ट्रांसफर हुआ है उनकी कॉस्ट कितनी है, 7 लाख। मतलब ये पहले से प्रोसेस में थे यूनिट्स, अब प्रोसेस नंबर 2 को या प्रोसेस नंबर 3 को मिल रहे हैं, प्रोसेस नंबर को 3 को मिल रहे हैं प्रोसेस नंबर 2 की तरफ से। तो इनके ऊपर पर यूनिट ऑलरेडी कॉस्ट आ चुकी है। तो अब आप जब पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे, देखो जो आपने खर्चा पहले किया हुआ है उस कॉस्ट को भी आप इसके अंदर क्या करोगे, शामिल करो। ओके, लेट सपोज अगर आप एक यूनिट बनाते हो और आपने इस प्रोसेस नंबर 3 के अंदर आपने 4 रुपए उस यूनिट पे लगा दिए, और जो वो पिछले डिपार्टमेंट से आ रहा था जब, तो 2 रुपए पहले भी आप पिछले डिपार्टमेंट में लगा चुके थे। तो अब जो उसकी कॉस्ट निकल कर सामने आएगी वो 6 रुपए सामने आएगी, ना कि 4 रुपए सामने आएगी। हाँ, इस डिपार्टमेंट में 4 रुपए तो लगे हैं, लेकिन पिछले डिपार्टमेंट से जब वो हमें मिला, तो पिछले डिपार्टमेंट में ऑलरेडी उसने उस पे 2 रुपए चार्ज किए हुए थे। तो जब आप पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, तो जो कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट है उसको भी आपने पर यूनिट कॉस्ट के अंदर चार्ज करना है। हाँ, अगर आपका पहला डिपार्टमेंट है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, जैसे अभी मैंने आप लोगों के सामने पर यूनिट निकाल के आप लोगों को दिखाया, तो उसके अंदर जो पहला डिपार्टमेंट था वो हमें प्रीसीडिंग कोई कॉस्ट थी ही नहीं, तो उसको हमने लिया नहीं। लेकिन अब जब ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो यूनिट्स हमें रिसीव हो रहे हैं पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव हो रहे हैं, पिछले डिपार्टमेंट ने भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉस्ट लगाई हुई है, जो कि 7 लाख रुपए की। तो पहले आप इसको दिखाओगे पर यूनिट कॉस्ट के अंदर। सेकंड डिपार्टमेंट हो तो उसका फर्स्ट डिपार्टमेंट बेटा देखा जाएगा, फर्स्ट डिपार्टमेंट ने अगर उसके ऊपर कोई कॉस्ट लगाई है तो फिर, मतलब कि बीच का अगर कोई डिपार्टमेंट है ना, तो फिर कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट लाजमी आती है। पहला डिपार्टमेंट है तो फिर कोई कॉस्ट नहीं आती, लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट है, तीसरा डिपार्टमेंट है, चौथा डिपार्टमेंट है, कोई सा भी डिपार्टमेंट है, तो उस पर ऑलरेडी पिछली कोई कॉस्ट आ रही होती है, तो उसको भी आपने शामिल करना होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सेकंड डिपार्टमेंट हो या थर्ड डिपार्टमेंट हो या फोर्थ डिपार्टमेंट हो, जब फोर्थ डिपार्टमेंट है तो उसको जो यूनिट्स मिलेंगे थर्ड डिपार्टमेंट से मिलेंगे। तो जब यूनिट्स थर्ड डिपार्टमेंट से मिलेंगे तो उन यूनिट्स की कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, वो आपको क्वेश्चन में लाजमी मेंशन करेंगे। अगर वो थर्ड डिपार्टमेंट है तो उसको यूनिट्स मिलेंगे सेकंड डिपार्टमेंट से, तो जब उसको सेकंड डिपार्टमेंट से यूनिट्स मिलेंगे तो उनकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी, वो आपको क्वेश्चन में लाजमी मेंशन करेंगे। अगर हमारा सेकंड डिपार्टमेंट है तो उसको जो यूनिट्स मिलेंगे वो फर्स्ट डिपार्टमेंट से मिलेंगे, तो जो फर्स्ट डिपार्टमेंट से यूनिट्स मिल रहा है उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी, वो उसको आप शामिल करोगे, वो क्वेश्चन में आपको लाजमी देंगे।
तो अब यहां पर जो मैं स्टार्ट लूंगा, सबसे पहले स्टार्ट लूंगा कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग प्रोसेस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस नंबर 2। और कितनी कॉस्ट हमें मिल रही है, 7 लाख रुपए हमें मिल रही है। हाँ, ओपनिंग नहीं आएगी पर यूनिट कॉस्ट के, ओपनिंग को आप पर यूनिट कॉस्ट के अंदर शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ओपनिंग के ऊपर आप काम ही नहीं कर रहे हो। ओपनिंग के ऊपर ऑलरेडी आपने काम किया हुआ है पिछले साल, तो उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे हो। जो यूनिट्स आपको रिसीव हो रहे हो उनके ऊपर तो काम होगा, तो उसको आप पर यूनिट कॉस्ट के अंदर शामिल करोगे। ओपनिंग को कॉस्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट को शामिल पर यूनिट के अंदर नहीं करेंगे। देखो, कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट लिखूंगा, जो भी डिपार्टमेंट हो, प्रोसेस नंबर 2 से जो हमें कॉस्ट मिली है वो लिखी मैंने। फिर मैं लिखूंगा कि हमने कितना मटेरियल लगाया है, कितना हमने लेबर लगाया है, और कितना हमने फैक्ट्री ओवर हेड यानी कि FOH लगाया। अब जैसे कि मटेरियल के बारे में वो बता रहे थे कि 280 का आपने मटेरियल लगाया, तो मैंने यहाँ पे 2,80,000 लिखा मटेरियल, कितना मैंने मटेरियल लगाया, ये मैं अमाउंट लिख रहा हूँ सब। लेबर देखूंगा, लेबर कितनी है, 125,000। और ओवरहेड जो है वो 375,000। ठीक है, अब इन सबको डिवाइड करवा दूंगा। अब देखो, मटेरियल डिवाइड होगा मटेरियल के EPU से। जैसे मटेरियल का EPU कितना है, मटेरियल का EPU है आपके पास, ये आपने निकाल रखा है। मटेरियल का EPU है 1,40,000। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा मटेरियल का। अच्छा, लेबर और ओवरहेड का EPU कन्वर्जन करके हमने निकाला था एक साथ ही, 1,25,000। इसको डिवाइड करवा देंगे दोनों को, 1,25,000। तो ये 1 आ गया, और ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब बारी आती है कि सर ये जो कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 7 लाख रुपए आपने अकेला छोड़ दिया है, इसको किससे डिवाइड करवाएंगे? तो इसको उससे डिवाइड करवाएंगे जिस यूनिट की ये कॉस्ट है। तो ये 7 लाख रुपए, इससे पूछो बेटा तुम किसकी कॉस्ट हो, तो ये खुद बताएगा कि सर ये जो मैं हूं, ये मैं 1,40,000 यूनिट्स की कॉस्ट हूँ। ठीक है, तो जो कॉस्ट आपको रिसीव हो रही है, कितने यूनिट्स की कॉस्ट रिसीव हो रही है, 1,40,000 यूनिट्स की रिसीव हो रही है। तो आप इसको डिवाइड करवाओगे 1,40,000 से। तो मुझे कोई अल्लाह का बंदा बताए, 7 लाख को अगर आप 1,40,000 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 5 आ रहा है। और अब अगर हम इसका टोटल करते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगी 10 रुपीज। 11 आ रही है, हाँ 11 आ रही है, सॉरी। 1 रुपए खाने की आदत हो गई है मुझे। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोगों ने क्या सीख लिया, पर यूनिट निकालना सीख लिया कि पर यूनिट किस तरीके से निकालना। पर यूनिट सिंपल, क्या सिंपल, अमाउंट को EPU से डिवाइड कर दो। अब देखो कितना जरूरी था EPU निकालना, जो हमने लास्ट क्लास में जो है वो सीखा है अभी थोड़ी देर पहले, कि EPU निकालना इतना इंपॉर्टेंट है। हर जगह काम आ रहा होगा इस पूरे प्रोसेस कॉस्टिंग में। जिस बच्चे ने EPU निकालना सीख लिया, उस बच्चे के लिए पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग आसान हो गया। आगे सिंपल सिंपल अमाउंट को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके, वो पॉइंट्स बेटा आप लोग याद कर लो।
पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, चार चीजें आपको देखनी है। वो चार चीजें कौन कौन सी मैंने बताई थी? पहली चीज, पहली चीज ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं। दूसरी चीज यूनिट स्टार या यूनिट रिसीव कितने हैं। तीसरी चीज एंडिंग यूनिट्स कितने हैं और यूनिट कंप्लीट कितने हैं। ये चार यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहला काम आप ये करोगे, ये चार चीजें आप देखोगे। क्या? ओपनिंग यूनिट्स, यूनिट स्टार्ट, या फिर यूनिट प्लेस, या फिर यूनिट रिसीव। तीनों में से कोई एक बात हो, है ना। फिर उसके बाद यूनिट कंप्लीट देखोगे, क्वेश्चन में कहीं पर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। और एंडिंग यूनिट्स देखोगे कि ये हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि नहीं दिए। ये हमारी पहली चीज है, ये हमारी दूसरी चीज है, ये हमारी तीसरी चीज है, और ये हमारी चौथी चीज है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि नॉर्मली ये दो चीजें कभी कभार क्वेश्चन में नहीं दी जाती। यूनिट कंप्लीट नहीं दिए जाते या एंडिंग यूनिट्स नहीं दिए जाते। तो दूसरा पॉइंट आ गया, एंडिंग ना हो तो कंप्लीट लेस कर दो, एंडिंग आ जाएगा। और अगर कंप्लीट ना हो तो एंडिंग लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा? कंप्लीट आ जाएगा। ये वाला एक शेर सुनाया था ना आप लोगों को, एंडिंग ना हो तो कंप्लीट लेस कर दो, एंडिंग आ जाएगा। कंप्लीट ना हो तो एंडिंग लेस कर दो, कंप्लीट आ जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? ईपीयू निकालना। ईपीयू में, ईपीयू निकालो। अब ईपीयू कैसे निकलेगा? ईपीयू निकलेगा, पहले यूनिट कंप्लीट लिखो, फिर लेस करवा दो ओपनिंग यूनिट इन प्रोसेस। जितना परसेंट कंप्लीट हो। एपीयू कैसे निकलेगा? पहले यूनिट कंप्लीट लिखो, लेस करवा दो ओपनिंग यूनिट्स इन प्रोसेस, जितना परसेंट वो कंप्लीट हो, और ऐड करवा दो एंडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस, जितना परसेंट कंप्लीट हो। ये याद रखिएगा, परसेंटेज कंप्लीट हो वो लेस होगी, वो ऐड हो। इसका भी ख्याल रखना, पूरे पूरे ओपनिंग यूनिट्स माइनस नहीं कर देने, पूरे पूरे एंडिंग यूनिट्स ऐड नहीं कर देने। ओपनिंग में ये देखना है
कितना परसेंट कंप्लीट है, लेस करवा दो। एंडिंग में ये देखना है कितना परसेंट कंप्लीट है, ऐड करवा दो। ये हो गए 3 पॉइंट। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है भैया हमारा? फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है पर यूनिट निकालो। ऐसे ना पॉइंट्स बना लिया करो अपने पास, ये सारे पॉइंट्स आपके बनाने वाले थे। जब मैं पढ़ा रहा था ना, ये आप लोगों को अपने पास पॉइंट बनाने थे, सर क्या क्या बता रहे हैं। लेकिन लेकिन फिर भी मैंने बोला चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, मेरे अपने घर के बच्चे, तो इनको ये पॉइंट्स बना के दे देते हैं, ताकि कल को अगर ये रजिस्टर्ड ओपन करते हैं ना, तो इनको समझ में आ जाएगा। या अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे होंगे, किसी बच्चे का फ्यूचर तबाह कर रहे होंगे, तो वो पहले ये देख लें खोलकर कि सर ने क्या क्या बताया था, तो उसको उस तरीके से बताना, ठीक है, या उसको उस तरीके से पढ़ाना। पर यूनिट निकालो। अब पर यूनिट कैसे निकलेगा? पर यूनिट निकालना, ईपीयू जो अमाउंट हो, अमाउंट को डिवाइड करवा दो ईपीयू से। अमाउंट को डिवाइड करवा दो ईपीयू से, लेकिन पहले प्रीसीडिंग यूनिट्स की कॉस्ट लिखो। ठीक है, अमाउंट को डिवाइड कर दो ईपीयू से, लेकिन पहले प्रीसीडिंग यूनिट्स की कॉस्ट लिखो। ठीक है, जैसे बेटा बच्चा ये देखो, मैंने लिखा है ना, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस नंबर 2। अमाउंट को मैंने ईपीयू से ही डिवाइड करवाया, लेकिन पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने प्रीसीडिंग यूनिट्स की कॉस्ट को लिखा, फिर उसके बाद अमाउंट डिवाइड बाय ईपीयू। तो ये 4 पॉइंट्स बेटा इनको याद कर लो कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ये चारों पॉइंट्स, हमें पहला काम क्या करना है कि भाई हमें ये देखना है ओपनिंग यूनिट्स, यूनिट स्टार्ट, यूनिट प्लेस, यूनिट रिसीव या यूनिट कंप्लीट, और एंडिंग यूनिट्स है कि नहीं है। अगर यूनिट कंप्लीट ना हो तो एंडिंग माइनस कर दो, यूनिट कंप्लीट आ जाएगा। एंडिंग ना हो तो कंप्लीट माइनस कर दो, एंडिंग आ जाएगा। ईपीयू निकालो, उसके बाद ईपीयू में सबसे पहले यूनिट कंप्लीट लिखो, फिर ओपनिंग लेस होगा जितना परसेंट कंप्लीट हो, फिर एंडिंग ऐड होगा जितना परसेंट कंप्लीट हो, फिर पर यूनिट निकालो। कैसे? अमाउंट को ईपीयू से डिवाइड कर दो, लेकिन पहले प्रीसीडिंग यूनिट्स को लिखना है। हाँ, प्रीसीडिंग यूनिट्स की कॉस्ट को लिखना है ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड करके लिखोगे, सबको ही डिवाइड करना है, लेकिन पहले प्रीसीडिंग यूनिट की कॉस्ट आएगी, फिर उसके बाद बाकी की चीजें। ठीक है, तो इसको बेटा लिख लो अपने पास रजिस्टर में। सबको बात समझ में आ गई? गुड हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे ना, उसमें अब हम कोशिश करेंगे कि पूरा पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। ठीक है, अब नहीं, जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो कोशिश मैं करूंगा कि उसमें पूरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊं, या फिर इन दोनों को ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अब जो मैंने आप लोगों को निकालना सिखाना है वो ये निकालना सिखाना है कि जो यूनिट्स कंप्लीट करते हैं। अब जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट कैसे निकलता है, और कॉस्ट ऑफ एंडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस कैसे निकलता है। अब ये दो काम आप लोगों को सिखाने में, कल की क्लास बेटा नहीं होगी, कल और परसों सैटरडे संडे ना हमारी अपनी क्लासेस होती हैं।
तो उसमें थोड़ा बिजी होते हैं। तो अब मंडे को इंशाल्लाह के बीच में टाइम मिला तो बेटा मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा, आप लोगों की क्लास रख लूंगा, ठीक है। लेकिन पॉसिबल ये है कि सैटरडे संडे जो है ना वो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, बहुत ज्यादा क्लास है। चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, चैप्टर तो समझो अभी स्टार्ट किया है। ये करने के बाद ना ये दो पार्ट्स करने के बाद ना फिर हम ऐसे हो जाएंगे कि हम कोई सा भी क्वेश्चन उठाएंगे उसको सॉल्व करेंगे, फिर धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे, धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे। ये आपकी बेसिक बन रही थी, काफी हद तक तो बेसिक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बना ली है। जो बच्चे लाइव ले रहे थे ना क्लास, उन लोगों की काफी हद तक बेसिक बन गई। आप लोगों में से काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिन बच्चों ने जो है वो पहले भी ये चैप्टर पढ़ा हो, लेकिन अब उनको पढ़ने में थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा लग रहा हो, क्योंकि वो जो मैंने पहले पढ़ाया था और जो मैंने अब पढ़ाया उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले मैंने इस तरीके से नहीं पढ़ाया था जिस तरीके से अभी मैंने पढ़ाया, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो मैंने सोचा कि किस तरीके से सॉल्व करूं, किस तरीके से बच्चों को कन्वे करूं। काफी सोचा, काफी सोचने के बाद जो है वो मैंने ये सोचा कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाऊं तो फिर बच्चों को क्या पता समझ में आ जाए। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इस तरीके से कर रहा हूँ कि पॉइंट लिखवा लिखवा के बच्चों को बता रहा हूँ कि इस तरीके से कर लो सॉल्व, इस तरीके से मे भी होपफुली तुम लोगों को समझ में आ जाए। मुश्किल लगता है ना, तो इस पे फिर थोड़ा सोच विचार हो रही है कि भाई इस चैप्टर को किस तरीके से करना। जी बेटा, जॉब ऑर्डर भी ऐसे ही करा देंगे, हर चैप्टर ऐसे ही करा देंगे बस। आप पढ़ने वाले बनो, रेगुलर क्लास लिया करो। सही है बच्चों, आज मीटिंग है मेरी, मुझे जाना है। फिर इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।